स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक टेक्सोनॉमिक की बात। तीन टॉपिक की बात हो गई है। पहला व्हाट इज लिविंग की, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात। सेकंड टॉपिक ये पढ़ा था हम लोगों ने। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर मैंने सबकी बात कर रही है, किंगडम से लेके स्पीसीज तक। एक याद रखना, एक ट्राइब करके भी होता है। ट्राइब करके ऑर्डर एक कैटेगरी होती है, शायद कहीं क्वेश्चन मिल जाए, तो जीनस और फैमिली के बीच में आता है ट्राइब। ठीक है, तो एक वो उन कैटेगरीज की बात कर ली थी। और हम फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द टेक्सोनॉमिकल एड्स, और ये सबसे लास्ट टॉपिक है। तो सुनना स्टूडेंट ध्यान से। हमने सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला है, अगर उसको मैं टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले उसके कैरेक्टर ढूंढेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम क्लासिफाई करेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक, अब अगर आप टेक्सोनॉमी की स्टडीज कर रहे हैं तो आपको टेक्सोनॉमी की स्टडी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यानी स्पेसिमेंस चाहिए होंगे देखने के लिए कि जिसकी बात हो रही है वो एक्चुअली में दिखता कैसे। जिस भी प्लांट या जिस भी एनिमल की बात हो रही है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, यानी आपके पास एक्चुअल स्पेसिमेंस होने चाहिए। ठीक, किसी को आप समझा रहे हैं तो उसके एक्चुअल स्पेसिमेंस होने चाहिए। और बात समझो, मान लो कोई फॉरेस्ट्री का काम करना चाहता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर वगैरह फूलों की खेती करना चाहता है, या एग्रीकल्चर के लिए पर्पज के लिए यूज करना चाहता है, या कोई फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्लांट को रिलेटेड, तो ये सबके इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से, इसके एक्चुअल स्पेसिमेन मिलेंगे कहाँ से, तो वो जहां से भी मिलेंगे उन्हीं को कहा जाता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल मतलब समझ ही रहे हो, एड्स इज नॉट एड्स, ये एड्स जो है इट्स नॉट एड्स। ठीक है, एड्स नहीं है, ये एड ऐसे, एड का मतलब होता है हेल्पर। ठीक, जैसे फर्स्ट एड होता है, तो ये हेल्पर होते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, ये हेल्प करते हैं आपकी टेक्सोनॉमी के अंदर। तो चाहे जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये आपको टेक्सोनॉमी की स्टडी में हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में हेल्प करेंगे, फॉरेस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और जनरल हमारे बायो रिसोर्सेज को जानने के बारे में भी वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। तो टेक्सोनॉमी की स्टडी इन सब कामों के लिए जरूरी है। अगर आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, आपको फॉरेस्ट के बारे में जानना है, एक जंगल के बारे में, उसकी जानकारी आपको तभी पता चलेगी जब आप टेक्सोनॉमी को अच्छे समझते होंगे। हर ऑर्गेनिज्म को आप हर ऑर्गेनिज्म को नहीं समझ सकते, पर ग्रुप वाइज समझ सकते हैं कि ये हर्ब है, ये श्रब है, ये ट्री है, इसकी ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म है, क्या है क्या नहीं, ये जिम्नोस्पर्म है। उनके ग्रुप्स को समझ सकते हैं और उससे आइडिया लग सकता है कि ये प्लांट क्या होगा। ठीक, तो यानी कि आपको टेक्सोनॉमी की स्टडी पता होनी चाहिए। और खासकर फॉरेस्ट के अंदर हो गया, इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और जिनको बायो रिसोर्सेज के बारे में पता करना हो। ठीक, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर, ये स्टडी कैसे पता चलेगी तुम्हें, जब तुम्हारे पास क्या हो, करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बात स्टूडेंट टिक कर लेना कि दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी तुम जिसे सही से आइडेंटिफाई किया और सही से क्लासिफाई किया तभी तुमको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और कह रहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। अरे तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे तुम तभी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे ना जब उसको तुमने एक्चुअली में सही से देखा होगा। तो ये क्या कहना है कि तभी तुम स्टडी कर पाओगे जब तुमने इंटेंस लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज कर रखी हैं। ठीक, कह रहा द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो एक्चुअल स्पेसिमेन इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। अगर तुम्हें टेक्सोनॉमिक स्टडीज करनी है तो तुम्हें एक्चुअल स्पेसिमेंस पे ध्यान देना होगा। तो
तुमने अगर सही से एलिफेंट को देखा ही नहीं है रियल में और खाली बुक्स के अंदर पढ़ा है तो शायद वो फील नहीं आ पाएगा। अगर तुमने टाइगर को पढ़ा ही नहीं है और खूब टेक्सोनॉमी कर रहे हो, उसके अंदर इंसेक्ट को देखा ही नहीं है, तो देखने मतलब एक्चुअल स्पेसिमेन तुमने देखा हो, और वो देखोगे कैसे? जब तुम इनकी स्टडी करोगे। वो करेंगे तुम्हारी, उसमें हेल्प जो करते हैं वो कौन करता है? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग किसी की हो रही है सिस्टमेटिक ओरिएंटेड, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसको स्टोर करना पड़ेगा अलोंग विद द स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस के साथ आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा। इन सम केसेस द स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडी। ठीक, कुछ केसेस में स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है फर्दर स्टडीज के लिए। बायोलॉजी है स्टेबलाइज सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो हम स्पेसिमेंस को भी प्रिजर्व कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ले सकें और ज्यादा ज्यादा हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज में वो हेल्पफुल हों। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। अब देख लेना टेक्सोनॉमिकल एड्स होते कौन कौन से। तो स्टूडेंट टेक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्बेरियम के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जूलॉजिकल पार्क के बारे में, जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। एक पढ़ेंगे हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बारे में, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। एक पढ़ेंगे हम लोग की के बारे में। ठीक है नहीं, हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, की हो गया, म्यूजियम हो गया, म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक, हम लोग पढ़ेंगे मोनोग्राफ के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कैटालॉग के बारे में। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे मैनुअल के बारे में। ठीक, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, की और म्यूजियम के बारे में थोड़ा ज्यादा दे रखा है, इनकी एक एक लाइन दे रखी है। ठीक है, तो बस पहले तो टेक्सोनॉमिकल एड्स दे रखना कि एनसीईआरटी में कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं। हर्बेरियम, ठीक, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, फ्लोरा, मैनुअल, कैटालॉग और मोनोग्राफ, ये सब दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट बना के तुम पहले इन्हीं को याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि टेक्सोनॉमिकल ऐड तुम्हें पहचानने आने चाहिए। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? हर्बेरियम के स्टूडेंट्स। ठीक, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हर्बेरियम की। अब सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स। हर्बेरियम, हर्बेरियम वर्ड ही कहां से आया? हर्ब से। ठीक, हर्ब कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे ये किसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूं। हर्ब वर्ड वेजिटेटिव के बारे में आता है, तो इसीलिए हर्बेरियम को बोला ही क्या जाता है? ड्राई गार्डन। हर्बेरियम इज आल्सो नोन एज ड्राई गार्डन, सूखा हुआ गार्डन। ठीक, ये स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसिमेन का। इसके अंदर हम डेड प्लांट को स्टोर करके रखते हैं। किनको बेटा? डेड प्लांट को। अब सुनना, जिन स्टूडेंट ने 12th पास कर लिया उन्होंने हर्बेरियम की शीट्स बनाई होंगी। उन्होंने क्या किया होगा? एक पेपर होता है, ठीक है नहीं, पेपर के ऊपर हम लोग जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उनकी लीव्स, ठीक है नहीं, ज्यादातर लीव्स को ऐसे क्या करके पहले उसको क्या करते हैं, अपने उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसको चिपका देते हैं। तो शीट्स के अंदर हम लगा देते हैं, और जिस शीट के अंदर हम लगाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। पहले अपना नाम लिखते हैं। ठीक, पहले अपना नाम लिखते हैं, राम खिलावन। ठीक, तो पहले सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, यानी पहले नाम किसका लिखा जाएगा? कलेक्टर का, जिसने कलेक्ट किया। फिर उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? प्लांट का। तो बाद में लिखोगे प्लांट का नाम। अब प्लांट के एक नहीं, प्लांट के 3 नाम लिखे जाते हैं। एक तो उसका इंग्लिश नाम, दूसरा उसका लोकल नाम, तीसरा उसका जो नाम लिखा जाता है दैट इज द बॉटनिकल या साइंटिफिक नाम लिखा जाता है, बॉटनिकल नेम। और क्या लिखा जाता है?
प्लांट, जो प्लांट आपने कलेक्ट किया उसकी फैमिली, और जिसने कलेक्ट किया है, मतलब जिस दिन आपने कलेक्ट किया तो डेट ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है। तो इतना कुछ शीट पे लिखा जाता है, डेट एंड प्लेस लिखा जाएगा, ठीक है नहीं, डेट और प्लेस, कहां से कलेक्ट किया है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक, तो आप इस तरह की शीट लेते हैं, इस शीट के ऊपर आपने जो भी लीव्स कलेक्ट किए हैं अपने एरिया की, ठीक, ऐसे उनको आप पहले क्या करते हैं, सुखाते हैं, फिर प्रेस करते हैं और फिर उसको आप चिपका देते हैं उन शीट्स को, और शीट्स की एक फाइल बना के आप जमा कर देते हैं। वो शीट लैब के अंदर जमा, बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर जो होती हैं वो स्टोर करके रख दी जाती हैं। ठीक, अब जब भी कभी किसी को कुछ प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो लैब में जाता है और इन शीट्स में जाके देख लेता है और उसको क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब क्विक उसको रेफरेंस मिल जाता है। तो हर्बेरियम रेफरेंस के तौर पे यूज होती हैं, और किसी भी प्लांट में सबसे बेहतरीन रेफरेंस सिस्टम कौन है, हर्बेरियम। इसीलिए इसके बोला जाता है क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक, कौन होता है, हर्बेरियम। इसमें प्लांट्स को डेड करके रखा जाता है, ठीक है नहीं, ड्राई करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है शीट्स के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी प्लांट के बारे में हमें पता करना है और मैं गया, मैंने अलमीरा में खोला, वहां उसके अंदर लगभग 2000 ठीक फाइल्स रखी हुई थी और हर फाइल में 50 पेजेस थे। अगर मुझे मान लो कोई प्लांट ऐसा चाहिए, मान लो मैंने एक प्लांट देखा इस तरह कि मैं चाहता हूं कि मैंने इस तरह का प्लांट देखा और मुझे लग रहा है कि शायद ये प्लांट जो है, मान लो मैंने एक प्लांट देखा और मैंने देखा कि ये प्लांट जो मेरे पास है ये शायद धतूरा का है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा कि धतूरा का है या नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो लैब में जाके फाइल्स में, अपने हर्बेरियम की फाइल्स में देखता हूँ क्या धतूरा की लीव्स ऐसी होती हैं। अब मैं चला गया, अब लैब में मैंने देखा कि 2000 फाइल्स हैं, हर फाइल में 50 पेज, और अगर मैं ऐसे खोजने बैठ गया तो मुझे तो लग जाएंगे 200 साल ढूंढने में, क्योंकि 2000 फाइल्स को कैसे मैं हर पेज को कैसे ढूंढूंगा कि धतूरा की कौन सा है। तो बेटा याद रखना एक चीज कि जितनी भी, ये देखो नीचे बनी हुई है, जब भी हर्बेरियम के अंदर फाइल्स लगी होती हैं तो ये फाइल तो एक अरेंजमेंट के तरीके से लगाई जाती हैं। ऐसे कोई भी फाइल कहीं नहीं रखी जाती, इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से अरेंज किया जाता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से इनको रखा जाता है। वो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, तो वो होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। तो फाइल्स को कैसे अरेंज किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो ये होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टूडेंट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन पे के बेसिस पे इन फाइल्स को अरेंज किया जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटीज के पे बेस्ड है, और इसको दिया किसने था, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है नहीं। तो गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। आगे हम लोग एक बार फिर इसको पढ़ेंगे, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। तो तुमको समझ में आया, हर्बेरियम क्यूक्रिफल सिस्टम होता है, फाइल किस बेसिस पर अरेंज होती हैं, दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और बात करूं मैं तो इसके ऊपर क्या क्या लिखा जाता है, डेट एंड प्लेस, ठीक, जहां से जिस दिन कलेक्ट हुआ है और जहां से कलेक्ट हुआ है, कलेक्टर का नाम, और जो भी प्लांट आपने कलेक्ट किया है उसका लोकल नाम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, और उसकी फैमिली लिखी जाती है, ठीक। और उनको क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है और फिर चिपका के फाइल तैयार की जाती है। ओके स्टूडेंट, ये तो बात हो गई हर्बेरियम की। और यही लिखा हुआ, रीडिंग बना देता हूँ। कह रहा है कि हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, सुखाया गया, प्रेस किया गया, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व किया जाता है शीट पे। फर्दर दी शीट्स आर अरेंज्ड, ये शीट्स किस तरह से अरेंज होती है, अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये कौन सा होता है, दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहीं पे ऐसे लिख लेना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे दिया किसने था, बेंथम एंड हुकर ने। तो यहीं पे लिख लेना, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। आगे देखो क्या दे रखा है,
These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse, a repository for future use. Future use के लिए इनको स्टोर करके रख लिया जाता है कि भविष्य में हम इन्हीं हर्बेरियम फाइल में से प्लांट को देख सकें। द हर्बेरियम शीट्स आल्सो कैरी ए लेबल, इसके ऊपर एक लेबल होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट और प्लेस कलेक्शन की, इंग्लिश एंड लोकल एंड बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर का नेम एंड ETC हर्बेरिया आल्सो रिफर्ड एज, इसको और अलग से हाईलाइट कर लेना, क्विक रेफरल सिस्टम एंड टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो तुमसे पूछा जा सकता है विच वन इज द क्विक रेफरल सिस्टम एंड टैक्सोनॉमिक स्टडी, तो आंसर क्या होगा, हर्बेरिया। पूछेंगे हर्बेरियम शीट्स किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अरेंज होती हैं, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जैसे दिया किसने था, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक, और सुनो, इंडिया के अंदर अगर आपको सबसे बड़ा स्टोर हाउस जो होता है दैट इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, पूरा नाम होता है आचार्य सुभाष चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता के अंदर है। ठीक है नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हर्बेरियम की फाइल्स रखी होती हैं। ठीक है नहीं, और रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड, वहां पे भी बहुत सारी होती हैं। ठीक, तो बॉटनिकल गार्डन में जनरली हर्बेरियम की फाइल्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, सेकंड आता है बॉटनिकल गार्डन। तो पहला क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, दैट इज द हर्बेरियम। अब बात करेंगे किसकी, बॉटनिकल गार्डन की स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बॉटनिकल गार्डन में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन में किसको रखा जाता है स्टूडेंट्स, लिविंग प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है। तो लिविंग प्लांट्स प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है नहीं, अच्छा ये सब रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज होते हैं और किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो होती हैं, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स होंगे तो उनका एक तो बॉटनिकल नेम लिखा होगा उन पे, ठीक, दूसरा क्या लिखा होगा, उनकी फैमिली। तुमको हो सकता ऑप्शन में दे दे बॉटनिकल नेम एंड ऑर्डर, बॉटनिकल नेम एंड क्या लिख दे, तुम्हें क्लास लिख दे, हो सकता क्या लिख दे, इंग्लिश नेम एंड फैमिली, या फिर क्या कह दे, लोकल नेम एंड फैमिली। तो आंसर जाएगा कि बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। ये दो चीजें मेंशन होती हैं कहां पे, जो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स लगे होते हैं। और सुनो, द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है क्यू, वहां पे सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, दूसरा इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा वाले का नाम दे रखा है, तो इनके नाम जरूर टिक कर लेना बच्चे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। पूरा इसका नाम होता है आचार्य, ठीक, आचार्य सुभाष चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। और तीसरा दे रखा है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। और एक दे रखा था फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन सा, क्यू इंग्लैंड, इसी का नाम होता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेना फेमस वाला जो लिखा है, यहीं पे लिखना रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड। इन सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट निकाल के बाहर लिख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको जब आप रिवीजन करेंगे। गार्डन क्यू इंग्लैंड, ठीक, इंडिया में कौन सा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ठीक, तो ये तो बात होगी बॉटनिकल गार्डन की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, म्यूजियम की। तो थर्ड नंबर पे कौन है, दैट इज द म्यूजियम। ठीक, म्यूजियम में किसको रखते हैं, तो म्यूजियम में रखा जाता है प्लांट एंड एनिमल्स को, और कैसे, डेड। तो यहां पे स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और कैसे रखे जाते हैं, डेड। ठीक, म्यूजियम जनरली मिलते कहां पे हैं, तो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे, स्कूल्स में मिलेंगे, कॉलेजेस में मिलेंगे। ठीक है नहीं, जहां पे प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं स्टडी पर्पज के लिए और रेफरेंस पर्पज के लिए। ठीक है नहीं,
और जितने भी ये स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे तुम लोग एमबीबीएस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो एनाटॉमी में तुम्हें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, लीवर हो गया, ठीक है नहीं, इसका अलावा जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों में, तो उनको वो लोग एक जार के अंदर, एक बड़ा जार होगा उसके अंदर डाल के रखेंगे। देखो ऐसे जार होता है उनमें, ठीक, उसके अंदर वो प्रिजर्व रहेंगे और उसमें एक लिक्विड सा सोल्यूशन भरा रहेगा ऐसे, ठीक? उसी के अंदर लीवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जितने वाइटल ऑर्गन है वो सब तो तुमको देखने को मिलेंगे और तुमसे यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा ऑर्गन ऐसे रखा होगा, ठीक। और जो इसके अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है ना, जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये होता है फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन। और ये फॉर्मेलिन में मेनली जो होता है दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसका सॉल्यूशन भरा रहता है और ये उन ऑर्गन्स को खराब होने से बचाता है, ठीक। ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है और इनको ड्राई स्पेसिमेन की तरह, सूखे हुए स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट को एक बॉक्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो सबसे पहले इंसेक्ट को आपको कलेक्ट करना होगा, फिर उसे आपको क्या करना होगा, उसका हैप्पी बर्थडे करना होगा, यानी किल करना होगा, फिर उसकी तुम्हें पिनिंग करनी पड़ेगी। तो पहले कलेक्शन करना होता है, फिर किलिंग, फिर पिनिंग। अब पता चला कि ये है, ये भाई साहब इंसेक्ट है, तो कलेक्ट करके तुम उसे ऐसे पिन कर दोगे, ठीक। और इंसेक्ट बॉक्स के अंदर इंसेक्ट को रख दिया जाएगा। अब जैसे लार्ज एनिमल है, जैसे कि बर्ड हो गया, मैमल हो गया, इन्हें क्या करना पड़ता है, स्टफ करके प्रिजर्व करना पड़ता है। जैसे सैंडविच की स्टफिंग होती है, इस तरह से इनको स्टफ करके प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है नहीं। अच्छा, म्यूजियम के अंदर तो मैं देखा होगा स्केल्टन्स भी रखे रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के भी स्केल्टन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखना स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस। Museum have collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. Specimens are preserved in the container और jars in preservative solution। और preservative solution कौन सा होता है, फॉर्मेलिन का, ठीक है स्टूडेंट। Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimen। इनको dry specimen के तौर पर भी preserve किया जा सकता है। Insects are प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को किसमें प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्सेस में, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग, ठीक है, पिनिंग। तो इनका क्या करना पड़ता है, पहले पकड़ोगे भैया, फिर उसका हैप्पी बर्थडे करोगे और फिर चिपका दोगे, इतने काम है, ठीक। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स और मैमल, बड़ी बड़ी एनिमल है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको स्टफ करना पड़ता है। अरे स्टफ नहीं करोगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, उनको संभालना आसान नहीं होगा, तो उनकी करनी पड़ती है स्टफिंग, यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में स्केल्टन्स भी रखे जाते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई किसकी, म्यूजियम की। जूलॉजिकल पार्क के बारे में कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं है, बचपन से जूलॉजिकल पार्क में तो गए, क्यों, जितने भी, मुझे अभी भी याद है कि बचपन में कहीं जाना होता तो एक जू ही होता था कि कहाँ घूमने जाना है, जू, इसके अलावा तो कुछ पता भी नहीं होता था हम लोगों को। आजकल तो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो देखो इधर जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम जू कहते हैं, ठीक है नहीं। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या रखा जाता है, मेनली वाइल्ड एनिमल को, ठीक, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ठीक है नहीं। और उनका बिहेवियर नोटिस करना, उनकी फूड हैबिट के लिए, इन सब पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। और एक बात याद रखना, उनको इस तरह का प्लेस दिया जाता है जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, उसी तरह का एनवायरनमेंट उनको देने की कोशिश की जाती है। तुमने देखा होगा जब जाओगे तो जो शेर होगा उसके जो जहाँ पे वो रखा होगा उसका एरिया देखना, और जहाँ पे गैंडा होगा उसका अलग सिस्टम होगा, एलिफेंट होगा अलग होगा, बतख अलग, तो सबका जो हैबिटेट होगा उसका अलग अलग तरीके से होगा। सबका जो तुम देखोगे ना एरिया वो एक अलग अलग दिखेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि सब एक तरफ से भरे रहेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विलुप्त हो रहे होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है जूलॉजिकल पार्क को, ठीक। तो ये एक्स-टू टाइप का प्रिजर्वेशन भी है, एक्स-टू टाइप का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल भी होता है जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन। तो एक्स-टू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका कंजर्वेशन भी किया जाता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, ठीक है। देखो इधर
These are the places where wild animals are kept in a protected environment. Protected environment दिया था under human care and which enable us to learn about their food habit and behavior. हमें उनके food habit और behavior के बारे में पता चलता है. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. उन्हें नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशन दी जाती है. लिखा हुआ एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है. ठीक, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज. ठीक, ये देखो नीचे बने हुए हैं. अब बात करते हैं की. ये टैक्सोनॉमिक एड है 5th नंबर का. की का मान लो कुंजी, की का मान लो कुंजी. यहाँ क्या कहते हैं इसे? चाबी. यही तो कहते हैं हिंदी में. ये स्टूडेंट्स को बहुत कठिन लगता है और थोड़ा सा ये ट्रिकी भी होता है, तो इसको ध्यान से समझना आखिर चाबी का मतलब क्या है. अब सुनना ध्यान से स्टूडेंट. मान लो मैंने तुमको एक चाबियों का गुच्छा दे दिया. ऐसे ये चाबियों का गुच्छा है. ठीक, और ये 4 दरवाजे हैं. ठीक है, ये 5 कर लो. 5 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे इस तरह से एक लॉक लगा हुआ है. ठीक, इस दरवाजे के अंदर भी कई सारे दरवाजे हैं, इसके भी कई सारे अंदर दरवाजे हैं, इसके अंदर फिर कई सारे दरवाजे हैं. सुनना ध्यान से मेरी बात. ठीक, और मैंने तुमसे ये बोला कि ये जो 5 तुम्हें चाबियां मिली हुई हैं, इन 5 में से, इन 5 दरवाजों में से सिर्फ एक ही दरवाजा इससे खुलेगा इन 5 चाबियों से. और जो दरवाजा खुल जाएगा उसके अंदर भी जितने भी ये दरवाजे मिलेंगे तुमको अंदर, उसके उसमें से भी सिर्फ एक ही दरवाजा खुलेगा. फिर उसके अंदर जितना दरवाजा होगा वो भी एक ही दरवाजा खुलेगा. यानी हर चाबी से एक ही लॉक खुल रहा है, सारे लॉक नहीं खुल रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात, जैसे तुम एंटर करते हो फिर अंदर उसके अंदर भी एक ही की वर्क करेगी, सारी की काम नहीं करेंगी. एक की एक दरवाजा खोलेगी. तो कुछ इसी तरह से क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल की भी वर्क करती हैं. अब देखो, ये देखो एक की, देखो हर जगह पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि देखो ये एक दरवाजा, एक ये दरवाजा मान लो, तो इसमें चाबी लग गई, इसमें नहीं लगी, तो ये खुल गया, तो ये ऑप्शन तुमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हटा लिया. तो हर जगह पे तुमको कॉन्ट्रास्टिंग चीजें मिलेंगी. ठीक है नहीं, हमेशा पेयर के फॉर्म में एक हट जाएगी और एक आगे बढ़ जाएगी, फिर एक हट जाएगी, एक आगे बढ़ जाओगे, एक हट जाएगी, एक आगे बढ़ जाएगी. तो इस तरह से तुमको एक एक दरवाजा खोलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है. ठीक, समझ रहे हो? नहीं ओ मेरे लाल. ठीक, कोरोना से बच के रहें स्टूडेंट्स. ठीक है, सेफ रहें, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें. ठीक है, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, खास करके जो स्ट्रॉ डॉग्स हैं, जितने भूखे कुत्ते वगैरह हैं. इसके अलावा जो भी तुम जहाँ से भी पॉसिबल हो सके लोगों की हेल्प करो. इस टाइम बहुत नीड है कि एक दूसरे के साथ खड़े होके एक दूसरे की हेल्प करें हम लोग. ठीक है नहीं, और क्योंकि ये बुरे टाइम को कैसे भी करके हमें निकालना है अच्छे से, और पढ़ाई करते रहें. नीट कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता है अभी, क्योंकि जब तक जुलाई नहीं आ जाता है तब तक कुछ क्लियर आइडिया नहीं होगा कि 1 अगस्त को होगा भी या आगे पोस्टपोन हो जाएगा. तो एक ही रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें. अब पानी ज़्यादा पिएं. पानी पीने के 2-3 फायदे हैं. एक तो तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा. जब पानी पीते हो ना तो एक तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होगा, डिजीज कम होती हैं. दूसरी बात, मन लगता पढ़ने में. ठीक है नहीं, लेकिन पानी की इतनी भी मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना. ठीक है, चला जाए पहले की के बारे में पढ़ते हैं. ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है और तुम्हारा टाइम बहुत लॉस होता है. बाकी बहुत एंटरटेनिंग चैनल है बेटा, कहीं भी जाके आप एंटरटेन करो, कोई दिक्कत नहीं. जब हम पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे. इंटरटेनमेंट वीडियो बनानी होगी तो मैं अलग से एक बना के डाल दूंगा. ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे. ओके, आजा बात करते हैं की. एक एक बात समझाता हूँ, अब ध्यान से देखना. एक एग्जाम्पल दे के तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना. मान लो कि मैंने तुमको एक चाबी दे दी. ठीक,
5 ऑर्गेनिज्म दे दिया और एक चाबी दे दी। 5 ऑर्गेनिज्म कौन कौन से दिए, मान लो ये 5 ऑर्गेनिज्म दे दिए। एक दे दिया मैंने तुमको कौन सा, सैलामेंडर। एक मैंने तुमको दे दिया लिजर्ड, ठीक। एक दे दिया टाइगर, एक दे दिया गोरिल्ला, एक दे दिया मैंने तुमको क्या, ह्यूमन, ठीक। 5 तुमको मैंने दे दिए क्या, ठीक, ऑर्गेनिज्म। और मैंने तुमको लगभग 4 की दे दी। ऐसे एक की दे दी मैंने, कौन सी, देखो इधर, एक की दे दी मैंने तुमको ड्राई स्किन, दूसरा मैंने तुमको दे दी हेयर, तीसरा दे दिया अपोजिट थंब, और चौथी की अपने पास है मान लो बाइपेडल लोकोमोशन। अब सुनना ध्यान से, अब अपन एक एक की यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं ड्राई स्किन, तो सबसे पहले मैंने ले ली क्या, ड्राई स्किन वाली की। तो सबसे पहले मैंने ड्राई स्किन वाली की ले ली, तो मैंने इसको अप्लाई किया। तो मैंने देखा ड्राई स्किन की बात करूं तो सैलामेंडर एम्फीबिया है। अगर ये एम्फीबिया होगा तो एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट, तो कभी भी इसकी ड्राई स्किन नहीं होगी। लिजर्ड रेप्टाइल है, ड्राई स्किन। टाइगर मैमल है या नहीं है, पक्का ना, ठीक। गोरिल्ला, ह्यूमन, ये सब मैमेलिया क्लास के अंदर है, इनकी स्किन ड्राई, इसकी भी स्किन ड्राई। सैलामेंडर की स्किन ड्राई नहीं है, तो सैलामेंडर को इधर डाल, ठीक, बाकी सबको इधर। बोलो बेटा, तो इसमें ड्राई स्किन नो, और ये यस, ठीक। अब देखो, फिर मैंने तुमको दूसरी की दे दी, फिर मैंने तुमको दूसरी की दे दी। मैंने कहा आओ दूसरी की चेक कर दें। दूसरी इसकी की कौन सी अपने पास, हेयर, ठीक। पहली की कौन सी थी, ड्राई स्किन। दूसरी की कौन सी है, हेयर। तो तुमने देखा कि हेयर लिजर्ड में, रेप्टाइल में जो वो होते हैं वो हेयर नहीं पाए जाते हैं। टाइगर, गोरिल्ला और ह्यूमन के अंदर पाए जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या कह दूं मैं, नो, और इसमें क्या कह दूं, यस। तो सेकंड की हो गई। अब मैं थर्ड की तुम्हें कहता हूं कि तीसरी की लेके आओ, तीसरी की यूज करते हैं। तीसरी की कौन सी, अपोजिट थम्स, अपोजिट थम्स। अब ध्यान से देखना, तो अपोजिट थम्स, ठीक। तो टाइगर के अंदर अपोजिट थम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, नॉन प्राइमेट में नहीं पाए जाते हैं। तो अपोजिट थम्स की बात करूं तो देखो इसमें भी 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो टाइगर के अंदर नो हो जाएगा, और गोरिल्ला और ह्यूमन के अंदर यस हो जाएगा। तो दैट्स नो, दैट्स यस। अब आगे देखना, थर्ड की कौन सी है, दैट इज बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास कि ह्यूमन और गोरिल्ला। तो गोरिल्ला के अंदर नहीं पाया जाता और ह्यूमन के अंदर होता है। गोरिल्ला के अंदर बाइपेडल लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर होता है। तो दैट्स द नो एंड दैट्स द यस। अब समझो मेरी बात, अपने पास 4 की थी, ठीक, 4 की थी। 4 की से मैंने सबको पहचाना। पहली की लगाई तो एक ताला नहीं खुला, एक खुल गया, सैलामेंडर बाहर हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि सैलामेंडर में नहीं होगी ड्राई स्किन में, बाकी सब में होगी। अब बाकी जो बच्चे, उसमें हेयर लगाया मैंने, तो हेयर में लिजर्ड में नहीं होगी, बाकी सब में होगी। फिर अपोजिट थंब वाली की लगाई तो टाइगर नहीं होगा, बाकी होंगे। फिर मैंने बाइपोडल मोशन लगाया तो गोरिल्ला नहीं होगा, ह्यूमन होगा। तो इस तरह से सब तालियों की चाबी धीरे 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 करके खुलते चले गए। दैट इज द की। कुछ समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। की हमेशा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इनके बेस पे वर्क करती हैं, और की जो होती है इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। नहीं, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाएंगे, उसके हिसाब से होंगी। और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तुम लोगे ना, इन्हीं को कपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपलेट। और हर स्टेटमेंट यानी हर चाबी इसमें लीड कहलाती है। हर चाबी या हर स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड। जैसे कि ड्राई स्किन, हेयर, अपोजिट थम्स और बाइपेडल लोकोमोशन, ये स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है। अच्छा, की जो होती है जनरली एनालिटिकल नेचर की होती है, यानी एनालिसिस के बेस पे होती है। तुमने एनालिसिस की, उसी के बेस पे तो पता चला, तो एनालिटिकल नेचर की होती है।
की वैसे दो टाइप की होती है, एडेंटेड और ब्रैक्टेड। ये तुम्हारे बारे में इतना कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की अलग की होती है, ठीक। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत चांस है और गलत करने के तुम्हारे बहुत चांस हैं, तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है कि की इज अनदर टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो याद रखना, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए की का यूज होता है। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, किस पे बेस्ड होती है? सिमिलरिटीज पे भी बेस्ड होती है और डिसिमिलरिटीज पे भी। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। की किस पे बेस्ड होती है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, जनरली पेयर के फॉर्म में होती है, कपलेट कहलाती हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होती हैं, ठीक है नहीं। आइडेंटिफिकेशन प्लांट और एनिमल के लिए यूज की जाती हैं। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होती हैं। It represent the choice made between two opposite options। दो ऑप्शंस के बीच चॉइस करते हैं, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा नहीं। This result in acceptance of only one and rejection of the other। Each statement in the key is called a lead। हर स्टेटमेंट की के अंदर क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये कपलेट वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखना, कह रहा सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग लीड होगी, ठीक है नहीं, सेपरेट होगी। जैसे फैमिली की अलग लीड, जीनस की अलग, स्पीसीज की अलग, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पज। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज जो होती हैं एनालिटिकल नेचर की होती हैं। बेटा एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो गलत मत करना। देख लेना, एक एग्जाम्पल में और समझा देता हूं कीज के लिए तुम्हें, ठीक। कीज के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं। मान लो जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, मान लो वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो वर्टिब्रेट में मैं देख लूंगा कि क्या इनके पास फर पाए जा रहे हैं या नहीं। तुम कहोगे हाँ, यस, और हो सकता है नो। अगर हाँ तो दैट इज द मैमल्स। नहीं पाए जा रहे हैं तो तुम देखना कि फीदर हैं या नहीं, तो दूसरी की यूज करना क्या? फीदर। अगर यस, अगर कहोगे यस तो दैट इज द बर्ड्स। अगर तुम कह रहे हो नो तो कौन? फिर तुम देखना बेटा ड्राई स्किन। थर्ड देख लेना क्या? ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन अगर कहोगे नो, अगर कहोगे यस ड्राई स्किन तो मैं कह दूंगा रेप्टाइल्स। अगर नो तो अब तुम देखना स्केल्स, ठीक। अगर तुम कहोगे यस तो दैट इज द फिशेज। अगर तुम कहोगे नो तो मैं कह दूंगा एम्फीबिया, ठीक। तो ये सारे क्या हैं ऑप्शंस? फर जो हो गया, फीदर हो गया, ड्राई स्किन हो गया, स्केल्स हो गया। ये स्टेटमेंट है, ये लीड है, ठीक। और ये अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच की बात कर रहा है कि पाया जा रहा है या नहीं, फर है या नहीं, फीदर है या नहीं, ड्राई स्किन है या नहीं, स्केल्स है या नहीं। तो चार बातें पूछूंगा, मैं बता दूंगा एम्फीबिया, फिशेज, रेप्टाइल, बर्ड या मैमल क्या है क्या नहीं वर्टिब्रेट के अंदर। तो ये सब क्या है? की होती हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। आजा आगे बात करते हैं, ठीक। 5 की बात कर चुका हूं, 4 की बात फिर से करूंगा। तो 4 और होती हैं, 5वें के बाद छठी क्या होती है? फ्लोरा टैक्सोनॉमिकल एड्स में। 7वां मैनुअल, 8वां मोनोग्राफ और 9 नंबर कैटालॉग। ध्यान सुनना स्टूडेंट, जो फ्लोरा होता है ये किसी गिवन एरिया में पाए जाने वाले प्लांट की हैबिटेट के बारे में और उनके एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्चुअल हैबिटेट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बारे में बताता है। तो फ्लोरा मेनली प्लांट, किसी गिवन एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बिहेवियर के बारे में बताता है। मैनुअल, जो स्टूडेंट्स मैनुअल और मोनोग्राफ 2 चीजें होती हैं। मैनुअल एक्चुअली में एक हैंडबुक होती है। मैनुअल क्या होती है स्टूडेंट? दैट इज द हैंडबुक, ठीक है। मैनुअल एक्चुअल में होती क्या है? दैट इज द हैंडबुक।
तो जिसमें हैंडबुक, इस तरह की मैनुअल ऑफ हैंडबुक होती है जिसमें एक ही टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में हर चीज दे रखी होती है, दैट इज द मैनुअल। अगर मोनोग्राफ की बात करूं तो मोनो का मान लो एक, और ग्राफ का सेंस होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया हो, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे ऊपर लिखा हो, दैट इज द मोनोग्राफ। अच्छा, कैटालॉग कहते हैं किसी लिस्ट को, ठीक है नहीं, किसी नेम या टाइटल या आर्टिकल को लेकर जो लिस्ट बनाई हो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में, दैट इज द कॉल्ड कैटालॉग। तो ये चीजें 9 चीजें याद रखना। तो फ्लोरा के लिए याद रखना, क्या याद रखोगे कि फ्लोरा देता है तुम्हें किसी गिवन एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की हैबिटेट के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हैबिटेट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करूं किसकी, मैनुअल की, ठीक, तो मैनुअल प्रोवाइड करता है किसी एरिया में पाई जाने वाली किसी स्पीसीज के बारे में। मोनोग्राफ की बात करूं, मैनुअल की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के बारे में, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा तुम्हें, ठीक। अगर मैं मोनोग्राफ की बात करूं तो मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन को लेके, एक सिंगल टैक्सॉन को लेके तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देगा। चौथा, अगर कैटालॉग की बात करूं तो कैटालॉग क्या होती है, एक लिस्ट होती है, ठीक। ये लिस्ट नाम की हो सकती है, ठीक, आर्टिकल की हो सकती है, किसी टाइटल की हो सकती है, या उसी की सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, और ये सिस्टमिक अरेंजमेंट में लिखी होती है, इसीलिए से कहा जाता है कैटालॉग। तो 4 नाम तो कम से कम याद रखना, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग। और याद रखना ये रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस होती हैं चारों के, ये चारों कैसे हैं, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के फॉर्म्स होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक। अब सुनना मेरी बात, दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये किस में हेल्प करते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। पहला फ्लोरा के बारे में देखो क्या ले रखा है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन, उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। These provide the index to the plant species found in a particular area, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज के इंडेक्स के बारे में ये बताते हैं, ठीक है नहीं। मैनुअल्स, दूसरा क्या दे रखा है, मैनुअल के बारे में दे रखा है कि मैनुअल्स आर यूजुअल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो मैनुअल किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज के नेम्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन बताता है, ठीक है नहीं, किसी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कि वहां किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के बारे में। थर्ड देखना स्टूडेंट्स, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन की बात करेंगे तो मोनोग्राफ, ठीक। तो इनको बेटा टिक कर लेना, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, ठीक। फ्लोरा किसके बारे में बताता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। मैनुअल किसके बारे में बताता है, नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन देता है तुमको। तो इन चारों के बारे में भी याद रखना। कैटालॉग के बारे में याद रख लेना, कैटालॉग के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा लिख लेना, ऐसे लिख लेना, लिस्ट ऑफ नेम्स इन सिस्टमिक अरेंजमेंट, इन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, ठीक। तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नेम की लिस्ट पाई जाती है किसके अंदर, कैटालॉग्स के अंदर। तो ये लिविंग वर्ड का पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। एक बार इसकी समरी भी तुम लोग देख लेना, समरी में एक ये वाला पॉइंट तो कम से कम देख ही लेना कि लाइव स्पेसिमेंस ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन बॉटनिकल गार्डन और इन जूलॉजिकल पार्क। ये पता है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।